गुड मॉर्निंग कक्षा 11th क्लास। आज हमारा परमाणु संरचना का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास क्या है आज? परमाणु संरचना का लास्ट टॉपिक। आपने बोर का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, स्पेक्ट्रम, मुख्य क्वांटम संख्याएं, द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, कक्षक वगैरह ये सब पढ़ा। कल की क्लास में मैंने आपको रदरफोर्ड समझाया था। तो रदरफोर्ड जब मैंने समझाया था तो रदरफोर्ड के अंदर मैंने आप लोगों को उसका डायग्राम बना के समझाया। उसी को हम आगे समझाते हुए हम बात करते हैं। अब रदरफोर्ड ने ये तो हमको बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है वो परमाणु के केंद्र में पाया जाता है और जो प्रोटॉन है वो नाभिक में पाया जाता है। अब हम आज थोड़े नए टॉपिक करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक होंगे। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक आइसोटॉप को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। बहुत शॉर्ट में करवाएंगे, ज़्यादा लेंथ ही इसको खींचेंगे नहीं सिलेबस को, ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनके लिए परमाणु क्रमांक ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनके लिए परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न। परमाणु भार कैसा होता है? भिन्न या अलग होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। याद रखना हम काल्पनिक बात कर रहे हैं, जैसे X, Z और A। ये हमेशा क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास, परमाणु भार। ये हमेशा क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। समझ में आ गई बात? जो घात के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? परमाणु भार। जो फुट में, पैरों में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 11th क्लास के काफ़ी बच्चे कॉपियों में काम करके बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और आप जो ये मेहनत कर रहे हो इसका फल आपको 100% मिलेगा, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर हमको पूछा जाए इसके लिए Z बताइए, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, तो क्या होगा? 1, 1, 1। अगर हमें पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, तो भी क्या होगा? 1, 1, 1। पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 1, 1, 1। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो देखो न्यूट्रॉन कितने होंगे वो बताता हूँ। न्यूट्रॉन हमेशा क्या होगा? जो भी उसका एटॉमिक मास है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करो। तो देखो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो न्यूट्रॉन 1H1 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 0। 1H2 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 1। 1H3 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2। समझ में आ गई बात? और यदि A पूछा जाए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान A, तो कितना होगा? 1, 2, 3। समझ में आ गई बात? वे तत्व जिनके लिए परमाणु क्रमांक तो कैसे हो? समान। और परमाणु भार कैसे हो? भिन्न या अलग। तो देखो परमाणु क्रमांक Z क्या कहलाता है बेटा? परमाणु
क्रमांक क्या है 1 1 1 और 1 2 3। समझ में आ गई बात। ये था हमारा आज का टॉपिक समस्थानिक समभारिक समभारिक तत्व आइसोबार वे तत्व जिनमें ऐसे परमाणु लिखते हैं, चलो कुछ नया लिखते हैं ना, ऐसे परमाणु जिनके लिए परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आइसोबार। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम, क्लोरीन और आर्गन। इन सब के परमाणु भार कितने होते हैं? 40। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है बताओ? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? नहीं मालूम है बेटा? पोटेशियम क्लोरीन आर्गन भी कर सकते हो, क्लोरीन आर्गन कैल्शियम भी काम में ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कैल्शियम का याद है तो कैल्शियम का लिख दो। देखो याद रखना, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इससे पहले क्या आएगी? आर्गन। समझ में आ गई बात? तो ये भी आप काम में ले सकते हो। अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल वाला, जो आप लोगों को कितनी बार ये काम आया हुआ है। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, पोटेशियम से पहले आर्गन। ये सिंपल एग्जांपल है जो आपके काफ़ी सालों में काम आया है। अभी जो एग्जांपल लिखा था वो 11th में काम आता है। आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इसका 19, इसका 20, एटॉमिक वेट 40 और 40। अब देखो इसके लिए Z क्या होगा? 18, 19, 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये आयन तो है नहीं। तो क्या हो गया? 18, 19, 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लो इसके पास, वही 18, 19, 20। अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 40 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? कितने बचेंगे बताओ? 40 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22। सही है। अगर 40 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ? 21। और 40 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 20। अब आता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, परमाणु भार। अब देखो परमाणु भार इसका कितना है? 40। इसका भी परमाणु भार 40, इसका भी परमाणु भार 40। इसका मतलब समझ गए आप? देखो समभारिक तत्व ऐसे परमाणु जिनके लिए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग। तो देखो परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 है और परमाणु भार कैसा है? समान है। समझ में आ गई बात? अगला टॉपिक हम काम में लेते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। व्हाट इज अ एटॉमिक नंबर? डिफाइन एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक,
परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? समझ में आई बात? तो याद रखना, किसी परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या को नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, और याद रखना परमाणु, उदासीन परमाणु के लिए, किसके लिए? ये उदासीन परमाणु, न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे उदासीन परमाणु के लिए। याद देखो, आर्गन, आर्गन में प्रोटॉन कितने हैं? 18, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 18। पोटेशियम की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 19। कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं इसके पास? 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं? 20। समझ में आ गई बात? धनावेशित, धनावेशित परमाणु के लिए, पॉजिटिव एटम, धनावेशित परमाणु के लिए, या हम इसको लिख सकते हैं धनायन, धन आयन। धनायन के लिए हमेशा एक बात ध्यान, धनायन कब बनते? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो धनावेशित परमाणु के लिए हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। धनावेशित परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है। ऋणायन, ऋणावेशित, नेगेटिव आयन, ऋणावेशित परमाणु के लिए हमेशा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कम होगी। किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। समझ में आ गई बात? तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? समस्थानिक किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, धनावेशित आयन क्या होता है, ऋणावेशित आयन क्या होता है। समझ में आ गई है? यूं के यूं आप कॉपी पेस्ट कर लेना, बोर्ड के पिक भेजूंगा आज आपको। ठीक है, अगला टॉपिक हम काम में लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव याद रखना भाई। आज सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? समस्थानिक। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? समभारिक। तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? परमाणु क्रमांक। और फोर्थ टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। सिंपल सी बात है, ये तो आप काम जानते भी हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का मतलब लाइट। लाइट को अपन केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? फोटो। क्या कहते हो? ना तू खींच मेरी फोटो। उस फोटो को हम क्या कहते हैं? PHOTO, फोटो।
आया था, गाना आया था ना, तू खींच मेरी फोटो। फोटो, विद्युत को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। और प्रभाव को क्या कहते हैं? इफेक्ट। तो क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले परिभाषा लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। जब किसी धातु की पट्टिका, जब किसी धातु की शील्ड लिख दो, चद्दर लिख दो, पट्टिका लिख दो, जब किसी धातु की पट्टिका पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं। आपतित का मतलब होता है उसको देना। आपतित करते हैं तो धातु पट्टिका से, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिससे विद्युत या करंट, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब किसी धातु की पट्टिका पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु पट्टिका से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझो, ये कोई धातु की पट्टिका है, ये कोई धातु की पट्टिका है। इस धातु की पट्टिका में ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? ये सब जो मैं ऐसे चला रहा हूँ, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का समूह है। ये पूरी एक धातु की पट्टिका है। इस धातु की पट्टिका पर अब मैं चाहता हूँ इस धातु की पट्टिका या धातु की स्लैब, धातु की छड़, धातु की रॉड, धातु की चद्दर है, मैं चाहता हूँ इसमें ये गर्म हो। तो गर्म कैसे होगी? मुझे इसको लाइट देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में बल्ब वगैरह जलते हैं, ठीक है, तो बल्ब के कांच क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे के वैसे हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लाइट गिराएंगे। क्या करेंगे? फोटोन। क्या है ये? फोटोन। जैसे इस पे फोटोन आपतित होगा, ये क्या हो जाएगी? यहाँ से गर्म होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सतह पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? सतह पे। जैसे इसे पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी, इसकी कैपेसिटी, जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे इसको ज़्यादा ऊर्जा जब मिलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। इसी जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों में गति होना शुरू होगी और धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा विद्युत धारा की परिभाषा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो देख लो, धातु पट्टिका को जैसे ही आप गर्म करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे और धारा उत्पन्न होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आपके? अच्छे से इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। जो बच्चे 11th क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक काम करके चेक नहीं करवाया, वो ये मत बोलना कि हमारे पास वीडियो नहीं आए हैं, क्योंकि वीडियो में सब बच्चों के ग्रुप में नेम हैं। अब आप काम करके नहीं चेक करवा रहे हो
मंडे को मैं फिर घर पे फ़ोन करूँगा आपके, और मेरे पास सब बच्चों का रिकॉर्ड है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं, और सब बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये भी मालूम है। तो मंडे तक अपना काम कंप्लीट कर लो। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कट गई है इस सिलेबस से हमारे, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू, वेलकम।